गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करने वाले हैं, दैट इज़ सर्वेइंग। ठीक है, अगर मैं पिछले लेक्चर की थोड़ी सी बातें करूं, मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। मैंने सॉइल कंप्लीट कर रखी है, मैंने ओपन चैनल फ्लो को कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, और आपकी ह्यूज डिमांड के कारण मैंने यहाँ पे जो है आपको सर्वेइंग स्टार्ट किया। आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि सर सर्वे पढ़ा दीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें निकल के आई थी। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा यार सर्वे पढ़ा ही दिया जाए, ये बार बार बोलते रहते हैं, तो हमने सोचा कि सर्वे को कंप्लीट कर दिया जाए। इनका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोई भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम जेईई का देने जाते हो तो सर्वेइंग के बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए सर्वेइंग को भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन होगा डिटेल में भी। ठीक है, क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास पूरा जो है सितंबर है और अक्टूबर है, इसी महीने के अंदर ही हमको कोशिश करना है कि आपका सिलेबस 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर के तक ख़त्म हो जाए, और उसके बाद आराम से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रखे हो वो आप रिवाइज़ करिए। देखिए, जो सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं उन पे मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप रिवाइज़ करो। सबसे अच्छा तरीका रिवाइज़ करो, टेस्ट सीरीज दो। और जो सब्जेक्ट आपके रिमेनिंग है, जैसे सर्वेइंग है, तो सर्वेइंग में पढ़ते जाओ, साथ में रिवाइज़ करते जाओ, पढ़ते जाओ, रिवाइज़ करते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ। और लेकिन जो पहले से पढ़ रखा है उस सारे सब्जेक्टों को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करो, अपनी कमियां ढूंढो, उसके साथ टेस्ट सीरीज दो, अपना एनालिसिस करो, क्या गलतियां कर रहे हो, वो सारी चीज़ का एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि आप एक संडे पे एक आपको टेस्ट देना है या संडे में 2 टेस्ट देने हैं। एक हफ्ते का एक अपना शेड्यूल बना लो कि मेरे को सोमवार से लेकर के रविवार तक जो भी है एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। सैटरडे तक पूरा रिवीजन करेंगे, संडे को बैठ के 2 टेस्ट देने हैं। एक मॉर्निंग में दे दो, अपना जो भी टाइमिंग एग्जाम का हो 9 से 11 दे दो, और दूसरा कोई शाम टाइम दे दो। 2 टेस्ट जरूर लगाओ आप स्टार्टिंग में से, फुल लेंथ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं हुआ उसको छोड़ दो, जो सब्जेक्ट अभी आपका सर्वेइंग जैसे नहीं हुआ तो उसको कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़े होगे। हालांकि ऑफलाइन में आपका आधा सब्जेक्ट लगभग हो गया था सर्वेइंग का, तो उतना तो आपको पता ही होगा, उतने क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लीजिए, बाकी तो मैं कंप्लीट कर दूंगा। मैं इनिशियल से स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं कि 20 से स्टार्ट करूंगा, मैं सर्वेइंग शुरुआत से ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो शुरुआत से हम सारी बातें करेंगे। तो अब आपको बहुत ही सतर्क हो जाना है, और टाइम लिमिटेड है, अक्टूबर में पेपर होना ही होना है लास्ट में। ठीक है, तो टाइम तो है नहीं, और पूरी ताकत लगा दो उसमें, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी टाइम आपको दे दिया। आपको लगता था कि आपके पास टाइम नहीं है, बीच में लॉकडाउन रहा, आपका मार्च में एग्ज़ाम होने वाला था, 6 महीने डिले हो गया। 6 महीने डिले का मतलब आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, इसका मतलब ये अटेम्प्ट आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से अपनी ताकत लगा देनी है, क्योंकि एग्ज़ाम अब 1 साल बाद ही, 1.5 साल बाद होगा दोबारा प्री एग्ज़ाम, तो उतना टाइम तो आपको देना नहीं है। जो भी है इसी ताकत लगा लो, जितना प्री में ताकत झोंकना चाहते हो लगा दो। बाकी मेंस में हम लोग तैयारी इतना अच्छे से खुद ही करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। वहाँ पे मेंस में हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, और मेंस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है वो भी सब कुछ पता है, और प्री से ज़्यादा मेंस आसान बैठता है। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंने बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट सॉइल को भी यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया था, उसमें मेंस के क्वेश्चन कराए थे, स्टील भी अच्छे से पढ़ा दिया था। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे वो सर्वेइंग की बात करेंगे। देखिए, सर्वेइंग का सबसे पहले ये जान लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले उस सब्जेक्ट का वेटेज जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने ईयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं सर्वे की बात करूं तो कम से कम मान के चलिए सर्वे का जो वेटेज है वो 35 साल का मैंने एनालिसिस किया। 35 साल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैंने देखा है बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से पूछे गए। वहाँ पे कम से कम 800 क्वेश्चन पूछे गए हैं 35 सालों में, मतलब उनका जो वेटेज है वो पूरे पेपर में 24% निकल के आया है टोटल पेपर का। ठीक है, 100% में से 24% क्या है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। दूसरे नंबर पे आपका सब्जेक्ट जैसे आरसीसी आता है, उसका भी वेटेज 10 से 12% है या 14%। उसके बाद में आपका सोम है, फ्लूइड है। ठीक है, फिर सर्वे आता है, सर्वे का जो वेटेज है ना वो 100 में से 10% है। मतलब यहाँ पे 35 सालों में मैंने एनालिसिस किया, 35 सालों में कम से कम वहाँ पे 350 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 350 मतलब आप 35 साल के हिसाब से निकालोगे, लगभग 10% आपका निकल के आएगा। मतलब हर साल लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए सर्वेइंग के। कभी किसी साल ज़्यादा भी हो सकता है, किसी साल 13 क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी साल 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, मतलब 10 क्वेश्चन सर्वेइंग के हर साल पूछे गए हैं ऑन एन एवरेज। मतलब वेटेज है 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, जैसे आप दूसरा सब्जेक्ट बात कर लोगे उनमें कम आया हुआ है, जैसे आप इन्वायरमेंट में जाओगे, हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन में वेटेज कम है आपका एसएससी जेईई में। ठीक है, लेकिन अदर जो सब्जेक्ट शुरुआत के बोला, जैसे आपका बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, आरसीसी, सोम, सर्वे, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन आने वाले समय में ये देखा गया है कि 2018 के पेपर से उठाना, 17, 18, 16 का देखोगे तो आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग को भी पूछा गया है।
तो उन पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जितना रिवाइज कर सकते हो उतना कोशिश करो। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा यहाँ पे वेटेज क्या है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सर्वेइंग है। क्या है? सर्वेइंग। हम आज ये समझेंगे हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है और क्या ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज़ सर्वेइंग। दैट इज़ सब्जेक्ट सर्वेइंग। दैट इज सब्जेक्ट इज सर्वेइंग, ये आपका सब्जेक्ट है सर्वेइंग, ठीक है। इसके बारे में बात करना, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका वेटेज क्या है। वेटेज, वेटेज, ठीक। वेटेज एक तो प्रीलिम्स, मेंस, इतने एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। एक तो प्री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, दूसरा मेंस की बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जैसे पहला एग्ज़ाम मैं ले रहा हूँ दैट इज़ एसएससी जेई। एसएससी जेई में ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। और मेंस की अगर बात करोगे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, कम नहीं होता है। और एक क्वेश्चन लगभग 15 नंबर का होता है, तो कम से कम 25 से 30 नंबर का सर्वे मेंस में भी आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका लगभग मान के चलिए तो लगभग ये 30 मार्क्स तक पूछ लिया जाता है। कभी ये ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, चलता रहता है। 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ आईईएस। आईईएस में भी 8 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है। ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ये मेंस के कन्वेंशनल क्वेश्चन। ये लिखित परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव दैट इज कन्वेंशनल का मतलब लिखित परीक्षा, लिखित, ठीक है। चलो, अब देखो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी आईईएस का अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के चेक कर लो तो 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। और वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का जो वेटेज होता है, नंबर ज़्यादा होता है, हो सकता है 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो, ठीक है। मेंस में इसका जो वेटेज है वो आपका कम से कम 50 से 60 मार्क्स का निकल के आता है। 50 से 60 मार्क्स लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 2, 3, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 50 से 60 मार्क्स का मेंस में आता है आईईएस। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका आता है दैट इज़ गेट एग्ज़ाम, ठीक है। गेट में भी जो है आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आपके निकल के आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे है कम से कम 2 क्वेश्चन का जो वेटेज है, मतलब ये आपका 3 to लेके 4 मार्क्स तक पूछा जाता है। तो ये है आपका सब्जेक्ट का होल एनालिसिस कि वेटेज क्या है। देखो, सारी बातें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना वेटेज है, क्या नहीं है, वो सारी बातें समझ लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। दैट इज़ यहाँ पे एक एग्ज़ाम हेडिंग डाल देना, दैट इज़ एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम हो गया, ये प्रीलिम्स, ये मेंस, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना वेटेज किसका है, उसी हिसाब से अपने आप को यहाँ पे फोकस करना है। बाकी जितने स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बात कर लें, एई लेवल एग्ज़ाम है, एई का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश एई हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसका जो वेटेज है वो कम से कम आपका 10 से 12 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, लगभग आईईएस के बराबर। और जो मेंस में रहता है वहाँ पे भी आपका, अगर मेंस पेपर करा रहा है तो आपका 30 से 40 मार्क्स का रहता है। तो इस तरीके से ये तो है आपका वेटेज। वेटेज समझ में आ गया, सब्जेक्ट को कैसे रिलेट कराना है वो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हम लोग हैं यहाँ पे दैट इज़ रिलेटेड विद द व्हाट इज़ द सिलेबस। सिलेबस को बात करते हैं। देखिए, सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो फिर हमें कुछ पता नहीं रहा। एक ब्रॉड थीम क्लियर होती है तभी हम चैप्टर को पढ़ना अच्छा लगता है। देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ना है उसकी पहले एक समरी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर समरी जान जाओगे तो फिर मज़ा आएगा पढ़ने में। अब जैसे बात करते हैं दैट इज़ सिलेबस
ऑफ सर्वे, सिलेबस ऑफ सर्वेइंग, सर्वे बोल दो, सर्वेइंग बोल दो, सर्वेइंग एक प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, ओके। चल, तो सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। फंडामेंटल में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी बेसिक डिफिनीशंस आती हैं, व्हाट इज़ द सर्वे, सर्वे की डिफिनीशन क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी एंड एरर्स, इसी में हम लोग एरर्स देखेंगे, क्युमुलेटिव है, रैंडम है, क्या है, तो दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक्यूरेसी एंड एरर्स, एक्यूरेसी एंड एरर्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है लीनियर मेजरमेंट एंड थर्ड वन लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वेइंग पढ़ेंगे, एंड चेन सर्वेइंग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टॉपिक देखिए, फंडामेंटल सर्वेइंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले एक बार लिख देते हैं, फिर हर एक टॉपिक में ये बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग। नेक्स्ट टॉपिक है थियोडोलाइट, फिफ्थ वन इज थियोडोलाइट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, थियोडोलाइट। फिर है ट्रावर्सिंग, ट्रावर्स सर्वे बोल दो, ट्रावर्सिंग बोल दो, ट्रावर्स, ट्रावर्सिंग और ट्रावर्स सर्वे, कुछ भी बोल सकते हो, ट्रावर्स सर्वे, ये भी एक टॉपिक है, पढ़ेंगे इसमें भी ट्रावर्सिंग में हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, अभी एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट आता है लेवलिंग, सेवंथ टॉपिक इज लेवलिंग, लेवलिंग, लेवलिंग में देखेंगे कि हमारा लेवल है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है आठवां टॉपिक है दैट इज कंटूरिंग, क्या है, कंटूरिंग को भी हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है कंटूरिंग, तो उसके बारे में भी हमको वहाँ पे डील करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग, नाइन्थ इज, जो भी हमारे सिलेबस में उसको मेंशन कर रहा हूँ, प्लेन टेबल सर्वेइंग, दैट इज प्लेन टेबल सर्वेइंग। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, टेंथ टॉपिक है मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करते हैं, 11 टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो यूज होंगे, लेवलिंग, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। उसके बाद में आता है टैक्योमेट्री, 12th टॉपिक है हमारा टैक्योमेट्री, टैक्योमेट्री, ठीक है, टैक्योमेट्री, ठीक है, टैक्रोमेट्रिक, टैक्योमेट्री बोल दो या टैक्योमेट्रिक लेवलिंग, लेवलिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन आता है दैट इज कर्व्स, कर्व्स, ठीक है। 14th जो फोर्थ टॉपिक आता है 14th, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए 14 जो आता है ये आता है फील्ड एस्ट्रोनॉमी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है जेई के, फील्ड एस्ट्रोनॉमी,
15 टॉपिक आपका आता है दैट इज़ फोटोग्रामेट्री, दैट इज़ फोटोग्रामेट्री, ठीक है, दैट इज़ फोटोग्रामेट्री। ओके, चलो ये सारे टॉपिक हो गए, सिलेबस तो आपका मेंशन हो गया। आप समझ लेते हैं क्या है सारी कहानी, उसके बारे में पता करते हैं। चल, ये तो आपका समझाया मैंने वेटेज क्या है, तो ये तो बात पहले हो ही चुकी है वेटेज के बारे में, ठीक। अब अपना सिलेबस थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को इसी में अपनी पूरी दिमाग लगानी है, ठीक है। तो इसको जान लेना ज़रूरी है। किसी के बारे में भी, जैसे आप कहीं पे भी जाते हो, जैसे आप कहीं पे भी किसी की शादी देखने लोग जाते हैं, तो पहले उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत पता कर लेते हैं, तभी तो शादी होती है ना, कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्या नहीं है, सारी बातें पता कर लेते हैं, तभी जाके वहाँ पे शादी वगैरह तय होती है। वैसे ही यहाँ पे भी हम किसी चीज़ को जब पढ़ने जाते हैं, तो उसके पहले उसकी ब्रॉड थीम हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो वही उसके पहले हम लोग जान लेते हैं क्या है। जैसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग का मतलब ये है कि उसके बेसिक चीज़ें क्या हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है उसकी बेसिक नीड्स क्या हैं, वो हम देखेंगे। अब बेसिक नीड्स में जैसे व्हाट इज़ फंडामेंटल, व्हाट इज़ सर्वे, सर्वे क्या होता है, सर्वे के बारे में पढ़ेंगे, सर्वे की डिफिनीशन क्या होती है, सर्वे क्या है, सर्वे साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, टेक्निक है, या आपका क्या कह सकते हो, ये एक तरीके की टेक्निक है जिससे हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो। सर्वे कई तरीके से, इसको कुछ भी बोला जा सकता है, साइंस बोला जा सकता है, आर्ट बोला जा सकता है, प्रोफेशन बोला जा सकता है, टेक्निक बोला जा सकता है, या ऑब्जर्वेशन बोला जा सकता है, ठीक है। तो सर्वे का बेसिक डिफिनीशन हम ये आर्ट कहते हैं, जिससे हम लोग इसकी रिलेटिव पोजीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बेसिक जो टर्म्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है, होल टू पार्ट होता है, पार्ट टू होल होता है, वो सारी बातें इस फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के अंतर्गत आ जाएंगी। दूसरी बात, एक्यूरेसी एंड एरर पढ़ेंगे। एक्यूरेसी, जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसका कितना एक्यूरेसी है। भाई वर्क तो करते जा रहे हैं, एक्यूरेसी आ नहीं रही अच्छी खासी, तब भी हमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो एक्यूरेसी को भी पहचानना है यहाँ पे, और उसकी एरर्स कितनी निकल के आती। हो सकता है एरर आपकी क्यूमुलेटिव हो सकता है रैंडम हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक्यूरेसी एंड एरर में हम लोग यही पढ़ेंगे, कैसे निकल के आता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर बात करेंगे लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्विंग। लीनियर मेजरमेंट में जैसे आप टेप के माध्यम से, आप चेन के माध्यम से जो भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करोगे, दैट इज़ कॉल्ड आपका लीनियर मेजरमेंट या चेन मेजरमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के करेक्शंस हम लोग भी पढ़ लेंगे। तो बहुत सारे करेक्शंस आने वाले हैं, जैसे कि आपका पुल करेक्शन, पुश करेक्शन, जो भी आए, सैक करेक्शन या टेम्परेचर करेक्शन, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दैट इज़ लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्विंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपास सर्विंग। कंपास सर्विंग में हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, कि कंपास हमको ये बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो वहाँ पे हम लोग उसके एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि कितना एंगल सर्वे लाइंस बना रही हैं, वो सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो हम कभी भी कोई सर्वे करते हैं तो हम एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंसेस, उसके साथ में उसका एंगल भी पता करना होता है। और एंगल कैसे पता करोगे, तो विद द हेल्प ऑफ कंपास सर्वे। नेक्स्ट आता है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट भी हमारा एक ऐसा मतलब सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इक्विपमेंट है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है बहुत सारे सर्वेइंग करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस जो भी है निकल के आता है, एंगल भी बता देता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग मेज़र करते हैं। अब तो टोटल स्टेशन आ गया है, टोटल स्टेशन से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई हैं, तो समय के साथ चीज़ें बदलती गई। पहले थियोडोलाइट ही था, लेकिन समय के साथ जब परिवर्तन होता रहता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम लोग अपने आप को शिफ्ट करते जाते हैं। लेकिन हर जगह टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, हर जगह टोटल स्टेशन नहीं मिल पाता, इसलिए आपने देखा होगा आपके कॉलेज लाइफ में भी थियोडोलाइट वगैरह प्रैक्टिकल कराया जाता है, ठीक है। तो वो एक बेसिक फंडा सिखाया जाता है कि आप पहले कन्वेंशनल मेथड पे आओ, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, जब तक आप फंडामेंटल नहीं जानोगे, थियोडोलाइट के बारे में नहीं पता है, तो डायरेक्टली टोटल स्टेशन समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है। ऐसा नहीं कि समझ नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी इंसान होंगे जो सर्विंग नहीं भी पढ़े होंगे और फिर भी टोटल स्टेशन चला लेंगे और कर ले जाएंगे। वो कैसे आता, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। आप फील्ड पे बहुत सारा वर्क करोगे, वर्क करते करते आप सब कुछ सीख जाओगे। तो दैट इज़ कॉल्ड कंपास सर्विंग। थियोडोलाइट हो गया। ट्रावर्सिंग एंड ट्रावर्स सर्वे। ट्रावर्सिंग में कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग जो है उसकी लेंथ के साथ साथ उसके एंगल को भी डिनोट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रावर्स। यहाँ पे ओपन ट्रावर्स पढ़ेंगे और क्लोज ट्रावर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन क्लोज के बारे में उस चैप्टर में जा करके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए बस एक ब्रीफ डिटेल हमको आपको दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है डिस्टेंस के साथ में एंगल भी बताएंगे। फिर आता है लेवलिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे लेवलिंग में आपके जैसे भी हम कहीं पे भी सर्वे करते हैं
हमारा जो टोपोग्राफी है, जो नेचुरल फीचर्स हैं ऑफ द अर्थ, वो एक समान नहीं है। कहीं पे ऊंचा है तो कहीं पे नीचा है, कहीं पे नदी है तो कहीं पे नहर है, कहीं पे लेक है। तो इस तरीके से हमारे अर्थ एक समान नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, लेवलिंग यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए हम लेवलिंग का यूज़ करते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर रिलेटिव पोजीशन पर्टिकुलर पॉइंट के दूसरे के साथ रिस्पेक्ट में कितनी ऊंचाई पे है, कितना नीचा है, वो सारी चीज़ें हम पता करते हैं लेवलिंग के माध्यम से। तो लेवलिंग में हम लोग रिलेटिव पोजीशन बताएंगे कि विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क, स्टैंडर्ड जो भी हो सकता है, तो उसके बारे में मीन सी लेवल से कितने लेवल पे है क्या नहीं है, वो सब लेवलिंग में बात होता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेवलिंग मेथड्स पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटूरिंग। कंटूरिंग कुछ भी नहीं होता है, दैट इज़ सेम लाइन ऑफ एलिवेशन होता है। यहाँ पे कंटूर्स बनाए जाते हैं, तो वो सेम लाइन ऑफ एलिवेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड कंटूर। तो इसमें भी हम लोग कंटूर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंटूरिंग हम लोग पढ़ेंगे। नेचुरल फीचर्स के कुछ कंटूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। माउंटेन का कंटूर कैसा बनेगा, लेक का कैसे बनेगा, पॉन्ड का कैसे बनेगा, ठीक है। तो उन सब के बारे में, जैसे कोई केव है, गुफा है, उसका कैसे बनेगा, तो उन सब के बारे में हमको यहाँ पे पता होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड कंटूरिंग। फिर नेक्स्ट आता है प्लेन टेबल सर्वेइंग। देखिए, प्लेन टेबल सर्विंग एक ऐसा सर्वे होता है जो हम लोग फील्ड पे ही सारी चीज़ें फिलअप कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो रीडिंग्स होती हैं और जो ऑब्जर्वेशंस होती है, जो हम लोग साइटिंग करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं, और साथ में हम लोग जो है रीडिंग फिल करते जाते हैं। तो प्लेन टेबल जो होता है हमारा यहाँ पे जो है आपकी दोनों चीज़ें साथ चलती रहती हैं। और जो चेन सर्विंग वगैरह ये सर्वे रहता है, इन सर्वे में पहले तो डेटा लेते हो, बाद में फील्ड वर्क काम करते हो, बाद में घर पे आकर के पूरा कॉपी पे चढ़ाते हो कि भैया इतना इतना आया। लेकिन प्लेन टेबल में सारे काम एक साथ होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो सीट होती है वो भी प्रिपेयर होती रहती है और साथ में सर्वे भी चलता रहता है। तो ये फील्ड पे किया जाता है प्लेन टेबल सर्वे, इसमें प्योरली फील्ड वर्क होता है, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे आपने देखा होगा, रेलवे ट्रैक बनाना है या कोई भी चीज़ बनानी, एम्बैंकमेंट बनानी है, तो वहाँ पे इस जो एरिया एंड वॉल्यूम का टॉपिक है ना, इसका बहुत वेटेज है। मतलब कोई भी वर्क करते हो, ध्यान रखिएगा, ये जो एरिया एंड वॉल्यूम मैं बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में भी पढ़ोगे, ठीक है। एस्टिमेशन और कास्टिंग में भी पढ़ोगे। और इसके बारे में मैंने पता है ओपन चैनल फ्लो में जब ट्रेपोजाइडल बनाया था, जैसे एरिया वहाँ निकाला था वैसे एरिया यहाँ पे भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे भी इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में जो भी अर्थवर्क के क्वेश्चन आएंगे वो आप यहाँ से सॉल्व कर पाओगे। मैं रिलेट करा दूंगा, आप घर पे जाके ऑब्जेक्टिव उठा लीजिएगा, आप सॉल्व कर लोगे तो बेटर रहेगा। तो दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वैल्यू। तो यहाँ पे सपोज दैट मैंने बताया नहीं, आपको एम्बैंकमेंट बनाना है, तो जैसे कोई ठेका लेता है रोड बनाने का या कुछ भी होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, तो उसको पैसा ठेके से मान ले 2 करोड़ का 10 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लिया, तो उसका पूरा एस्टिमेशन होता है कि भैया अर्थ वर्क में कितना पैसा लगेगा, रोड बनाने में कितना पैसा लगेगा, क्या होगा। रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो, उसका ऊंचाई पे बनाना होता है रेलवे ट्रैक को, ऐसे ट्रेपोजाइडल बनता है, देखा नहीं, साइड में स्लोपी रहता है ऐसे करके, ताकि पानी नीचे चला जाए। नीचे बेस ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वहाँ पे ट्रेपोजाइडल बनता है। तो वहाँ पे कुछ ऊंचाई पे बनाया जाता है ताकि पानी जो है वहाँ पे ना पहुँच सके, क्योंकि बरसात में जब पानी पहुँचता है तो ट्रैक के ऊपर आ जाएगा, तो फिर जो है हमारी यातायात सुविधा जो होती है ट्रेन की वो बाधित हो सकती है। इस वजह से हम लोग जो है उसको थोड़ा ऊंचाई पे बनाते हैं। तो वहाँ पे भी अर्थवर्क काम करना पड़ता है। तो कितनी मिट्टी लगेगी, कितना अर्थवर्क आएगा, कितना पैसा लगेगा, ये सारी बातें निकालनी पड़ती हैं। तो उसकी हेल्प किसकी लोगे, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वैल्यू, दैट्स क्लियर। फिर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से एंगल मेजरमेंट करते हैं और हम लोग ये निकाल लेते हैं कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। जैसे बहुत सारे माउंटेन इलाके में आपको कुछ भी सर्वे करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो टैन थीटा, साइन थीटा, जो भी फार्मूला यूज़ होंगे उनकी हेल्प लेंगे और हम लोग वहाँ पे हाइट एंगल वगैरह मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। नेक्स्ट आता है टैकोमेट्रिक लेवलिंग। देखिए, टैकोमेट्रिक लेवलिंग वहाँ पे की जाती है जहाँ पे आपका चेन सर्विंग करना मुश्किल होता है। कि मान ले इनएसेसिबल पॉइंट है, कोई वैली है, कोई माउंटेन है, जहाँ पे आपका चेन बिछाना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपका टैकोमेट्रिक होता है, टैकोमेट्रिक में हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंसेस के साथ में एंगल भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्व्स। तो कर्व से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो कर्व्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो कर्व में जो भी डेरिवेशन आते हैं वो सब हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पे एक एक चीज़ करके डील करेंगे। ये तो आपका होल सिलेबस जो है जेई का है, किसका है, एसएससी जेई का, एसएससी जेई, ये पूरा सिलेबस निकल के आता है। दैट इज़ ये जो पूरा सिलेबस इधर लिखा मैंने, यहाँ से ले करके ये सब किसका है, एसएससी जेई का। ऐसा मत सोचना ये एसएससी जेई के साथ में गेट ईएस का भी सिलेबस है। बस 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ाने। देखिए, ये जानना जरूरी है। पता चला आप गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व कर रहे हो
सर ये क्वेश्चन कैसे लगेगा? अरे भैया जब आपके सिलेबस में नहीं है फोटोग्रामेट्री, ठीक है, और दूसरा आपका फील्ड एस्ट्रोनॉमी, ये टॉपिक केवल किस में है? ये टॉपिक ओनली इन गेट एंड ईएस। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ओनली इन ईएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये वाला टॉपिक जो फील्ड एस्ट्रोनॉमी है ये केवल ईएससी में पूछा जाता है, ठीक है, ये प्योरली आईईएस में है, और ये जो टॉपिक है वो आईईएस प्लस गेट दोनों में है। मतलब आपका फोटोग्रामेट्री वाला टॉपिक जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आईईएस है, गेट है, प्लस आईएएस है। मैंने बात नहीं किया यहाँ पे आईएएस का पेपर लिखना भूल गया, दैट इज़ 5th पॉइंट। आईएएस का पेपर लिख लो या सिविल सर्विसेज कर लो, इसको यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा बाद में। सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज जो पेपर होता है इसमें भी जो मेंस, ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है इसका, है मेंस होता है, तो मेंस में इसका वेटेज जो है 50 से 60 मार्क्स का रहता है लगभग, ठीक है, या 40 से बोल दो, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा, इतना वेटेज रहता है। तो आईएएस की परीक्षा अगर कोई ऑप्शनल से लेकर दे रहा होगा तो उसके केस में जो पेपर बनता है तो कम से कम आपका जो है आईएएस के पेपर में भी 40 से 60 मार्क्स का मेंस में आता है, मतलब आईएएस के लगभग बराबर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है, फील्ड एस्ट्रोनॉमी और फोटोग्रामेट्री ये सब नहीं पढ़ना है। फोटोग्रामेट्री में जो है सर्वे होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स, एरोप्लेन के हेल्प से कैमरा लगा दिया जाता है, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो क्या मतलब है, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। फील्ड एस्ट्रोनॉमी भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको भी नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन ये आईएएस और जो गेट के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमको अभी इतने ही टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये अगर अच्छे से हो जाएंगे तो फिर हम अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अच्छे नंबर्स ला सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसको समझना जरूरी है। तो पहले आप अच्छे से सिलेबस को मेंशन कर लें। अब इसमें से इंपॉर्टेंट मत पूछेगा सर इसमें से ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट, अरे भैया पूरा पढ़ के जाओ। आज का समय बदल चुका है कि हम इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाते थे, हो जाता था। अब ऐसा पेपर बनना है कि हर टॉपिक से वो टच करेगा, तो आपको पूरी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे से पहले नोट डाउन कर लें इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं इस सिलेबस को रब कर रहा हूँ, फिर आगे फर्दर टेक केयर करता हूँ, ठीक है। अब अच्छे से ये तो क्लियर हो गया होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने बता दी, हाउ टू स्टार्ट द सब्जेक्ट। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट बातें करनी है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसके पहले उसका सिलेबस जान लेना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डील करेंगे हम लोग जो है, पहला टॉपिक हमारा आएगा फंडामेंटल ऑफ सर्वे। पहला दिन है, थोड़ा अच्छे से स्मूथली पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। जैसे जैसे आप समझते जाओ टॉपिक को उसी हिसाब से हम अपने लेवल को धीरे धीरे करके क्या करते जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, शुरुआत में आपको समझना पड़ेगा कि होल टॉपिक है क्या एक्चुअली में। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो हम सारे क्वेश्चन खुद ही कर ले जाएंगे। दूसरी बात है, अब जितना सॉइल में क्वेश्चन करा दिए थे उतना थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कम है तो उतना तो नहीं हो पाएगा। मैं इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आप घर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप लगाओगे
तो खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। जो टफ क्वेश्चन होंगे वो मैं क्लास में ही करा दूंगा, जो इजी पढ़ेंगे वो खुद ही कर ले जाओगे। अब खुद से ज़्यादा करना बेटर रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम मेंस के क्वेश्चन कर लिया करेंगे, यहाँ पे कुछ मेंस के क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर ऑटोमेटिक वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जो कठिन ऑब्जेक्टिव होंगे वो मैं क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और इजी वाले आप इतना थ्योरी पढ़ लोगे मेरी क्लास में कि आपको इजी वाले तो आराम से ही कर ले जाओगे, ठीक है। चलो, तो उस तरीके से हमको यहाँ पे पढ़ना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, चैप्टर 1। दैट इज़ पहला चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत है वो देखते हैं। चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा चैप्टर 1 दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में हमारे जो टॉपिक हैं उनको बात करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक इज़, इनके बारे में डील करना है। 1.1 मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़ डिफिनीशन ऑफ सर्वेइंग। हम ये समझेंगे डिफिनीशन क्या है, दैट इज़ डिफिनीशन ऑफ सर्वेइंग। तो ये हम लोग जान लेंगे व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। तो 1.2 पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मतलब यहाँ पे चैप्टर है, पॉइंट का मतलब नेक्स्ट इसके जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। थर्ड टॉपिक निकल के आता है 1.3, ऑब्जेक्टिव क्या हमारे पर्पस या ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके बारे में सर्वे करना है। फिर आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या यूज होते हैं सर्वे में, उसकी बात करेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे। प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग या सर्वे। प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि प्लेन सर्वेइंग पढ़ेंगे या जियोडेटिक की बात करेंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे। नेक्स्ट बात करते हैं 1.5 पे, इसमें टॉपिक निकल के आता है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। हो सकता है हमारे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, पर्पस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू फील्ड की बात करेंगे, किस टाइप का सर्वे है उसके हिसाब से बात कर लेंगे, ठीक है। कि फील्ड सर्वे में आपका हाइड्रोग्राफिक निकल के आ रहा है, लैंड सर्वे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो कई सारे के निकल के आएंगे, कैडेस्ट्रल सर्वे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे निकल के आता है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, तो इसके बारे में बात करेंगे। जो भी पढ़ना है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। नेक्स्ट है 1.6 प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का मतलब होता है कि आपका पार्ट टू होल होगा या होल टू पार्ट बात करेंगे, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करें ताकि सर्वे अच्छा, एक्यूरेसी अच्छी निकल के आए, एरर कम से कम निकल के आए, तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में बात करेंगे। नेक्स्ट निकल के आता है 1.7 दैट इज़ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। इसमें बात करेंगे किसकी, यूनिट्स ऑफ, कौन कौन सी यूनिट हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में पढ़ना है दैट इज़ 1.8 में
स्केल्स, ठीक है, कौन कौन सी स्केल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका डायगोनल स्केल होता है, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी स्केल आप वर्नियर स्केल पढ़ते हो, ठीक है, रेट्रोग्रेड भी निकल के आता है, एक्सटेंडेड निकल के आता है, तो वो सब स्केल टॉपिक के अंतर्गत सारा टॉपिक आपका आ जाएगा। तो पहले चैप्टर में मेरे को क्या पढ़ना है एक बार अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि ये सब जितना दिमाग में बढ़ते जाओगे ना, ये सारी चीज़ें एक ब्रॉड थीम चैप्टर की क्लियर होती जाएगी। और जब ये ब्रॉड थीम क्लियर हो जाएगी तो फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है, यार इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ना है, इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ना है, तो आधी चीज़ें तो ऐसे ही याद हो जाती हैं, तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। चल पहले इसको लिखो, फिर हम पहला डिफिनीशन उठाते हैं, डिफिनीशन ऑफ सर्वे। तो दैट इज़ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक है 1.1 डिफिनीशन ऑफ सर्वे। डिफिनीशन ऑफ सर्वे, इसको समझते हैं डिफिनीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डिफिनीशन ऑफ सर्वेइंग का मतलब समझो कि डिफिनीशन का मतलब ये होता है कि व्हाट इज़ सर्वे। सर्वे इज़ नथिंग बट सर्वे इज़ ऑब्जर्वेशन। सर्वे कुछ नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है। एक जनरल टर्म की बात करते हैं, आप ये बताओ कि जैसे आपको सर्वे करना होता है, तो आप ये थोड़ी ना कि हम केवल सिविल इंजीनियरिंग के में सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सर्वे होते हैं। आपको घर बनाना है तब भी आप सर्वे करते हो, आपको कहीं पे कोई प्रोजेक्ट बनाना तब भी आप सर्वे करते हो, रोड बनाना तब भी सर्वे करते हो, मतलब या कोई आपको मतलब मार्केटिंग करना तब भी आप सर्वे करते हो। तो सर्वे कुछ नहीं है, सर्वे इज़ द ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम बात करें हमारे केस में सर्वे की डिफिनीशन क्या होगी, एज अ सिविल इंजीनियर, सर्वे इज़ द आर्ट, प्रोफेशन, आर्ट बोल सकते हो, प्रोफेशन बोल सकते हो, टेक्निक बोल सकते हो, साइंस बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, ये सब डिफिनीशन आ सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से समझ सकते हो कि सर्वे इज़ द आर्ट और साइंस टू डिटरमिन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। रिलेटिव पोजीशन हमको बताना है, अब चाहे वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, इसमें हम लोग एंगल का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड सर्वे। समझ में आया? सर्वेइंग का एक आर्ट है जिससे हम लोग दो रिलेटिव पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। हो सकता है वर्टिकल हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो, कुछ भी हो सकता है, बट हमको अर्थ के ऊपर हमको यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन बतानी है, ठीक है। अब ये सर्वे देखेंगे, हो सकता है कि आपका मरीन सर्वे हो सकता है वाटर में सर्वे कर रहे हो सकता है कि फील्ड पे कर रहे हो सकता है कि आपका जियोलॉजिकल सर्वे हो। वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप सर्वे जब करते हो, वो डिपेंड कर जाता है कि आपका किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी पर्पज़ नहीं लिख रहा हूँ, वो पर्पज़ आपका आ जाएगा। जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग है, प्राइमरी डिवीजन ऑफ है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में हम लोग पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, उसमें वो सारी डिफिनीसन आ जाती हैं। तो पहले डिफिनीशन ऑफ सर्वेइंग को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। चल, सर्वेइंग इज़ एन आर्ट, पहला पॉइंट है, आप मेरे साथ ही लिखते रहो तो बेटर रहेगा। सर्वेइंग इज़ एन आर्ट, आर्ट बोल दो इसको, या मैं लिख देता हूँ आर्ट बोल दो, साइंस बोल दो, या ऑब्जर्वेशन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो या टेक्निक बोल सकते हो, दैट इज़ टेक्निक, इसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। आर्ट, साइंस, ऑब्जर्वेशन, टेक्निक, या एक और टर्म आ सकता है दैट इज़ प्रोफेशन, दैट इज़ प्रोफेशन, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। दैट इज़ प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, डिटरमाइनिंग relative पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेटिव पोजीशन की, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बात करें, किसी के रिस्पेक्ट में किसी चीज़ को बताना, दैट इज़ कॉल्ड सर्वे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि यार ये किस हाइट पे है, ऐसे बोल दोगे ये 10 फीट की ऊंचाई पे है, और किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के, मीन सी लेवल के, या किसके रिस्पेक्ट में, तभी आप जान पाओगे कि व्हाट इज़ द रिलेटिव, तभी आप सर्वे बता सकते हो, ठीक है। दैट इज़, तभी उसको आप बोलोगे रिलेटिव पॉइंट्स, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। ओके, चल आगे बात करते हैं। ये हो सकता है आपका रिलेटिव पॉइंट्स ऑफ पोजीशंस हो सकता है, आल्सो 3D पोजीशन, आल्सो 3 डायमेंशनल
3 डायमेंशनल पोजीशन, इसमें 3 डायमेंशनल भी पोजीशन सर्वे के अंदर आ सकती है। 3 डायमेंशनल पोजीशन भी आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्वे। ऑन एबव एंड, ऑन एबव, ग्राउंड के ऊपर भी हो सकता है, ग्राउंड के नीचे भी हो सकता है। ऑन एबव एंड बिलो बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। प्रेजेंटिंग इट, देखिए जो भी डेटा आया, जो भी सर्वे आपने किया, उसको या तो आप न्यूमेरिकल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में लिख सकते हो, या उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भैया ये इसका प्लान आया, या इसका टॉप व्यू आया, या इसका क्रॉस सेक्शन आया, या कुछ भी आया। तो उसी चीज़ को या तो आप मेजरमेंट कर सकते हो किसको, न्यूमेरिकल फॉर्म में, या आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो प्रेजेंटिंग इट ऑन इट ग्राफिकली और न्यूमेरिकली, ग्राफिकली और दैट इज न्यूमेरिकली, जैसी मर्जी, जैसे आपके पास डेटा हो, जैसे आपको समझने में आसानी हो, आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है। आपको ग्राफिकली जहाँ पे काम लगे वहाँ ग्राफिकली ले सकते हो, और जहाँ पे न्यूमेरिकली लगे वहाँ पे न्यूमेरिकली काम कर सकते हो। जैसे आप किसी बिल्डिंग को बनाना है, आपको घर बनवाना है, किसी सोसाइटी को बनाना है, तो आप क्या देखते हो, एक प्लान व्यू देखते हो, जैसे मैप बना होता है, ये प्लान व्यू, इसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग को बनाना है, तो वो कैसा रिप्रेजेंटेशन है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन उसी डेटा को अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में देंगे तो वही चीज़ क्या हो जाएगी कि भैया लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, तो वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं जैसे आपका न्यूमेरिकली, ठीक है। चल, तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डील किया। नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है दैट इज़ एम ऑफ सर्वेइंग। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग यहीं पे लिखता हूँ, दैट इज़ एम ऑफ सर्वेइंग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ एम ऑफ सर्वेइंग। हमारा पर्पस क्या है, एम या पर्पस, और पर्पस ऑफ सर्वेइंग। अभी पहला चैप्टर है, आराम से अपनी भूमिका बना लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसी से ही सारे टर्म्स यूज होने वाले हैं। तो दैट इज़ एम और पर्पस ऑफ सर्वेइंग क्या होता है उसको डील करते हैं, ठीक है। तो एम हमारा ये होता है कि हम जो चीज़ों को, इसमें हमारा एम ये है कि हम यहाँ पे उसकी रिलेटिव पोजीशन या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेज़र करेंगे या वर्टिकल डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ और जो वर्टिकल डिस्टेंस के साथ साथ उसका एंगल मेज़रमेंट भी करेंगे या डायरेक्शन भी मेज़रमेंट करेंगे। तो उसी को हमारा ये निकल के आता है, हमारा ये जो मेन पर्पज़ है वो यही है, एम हमारा यहाँ पे निकल के आता है। तो दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट है, टू मेज़र वर्टिकल एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज़ to measure horizontal distances, to measure horizontal distance between 2 points, ठीक है। चल 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट है टू मेजर वर्टिकल एलिवेशन, to measure vertical elevation between that is 2 points, ठीक है। हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर पे मेजर करना, ये पॉइंट एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई। और हो सकता है कि आपका एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो हो सकता है कहीं से आप मेज़रमेंट कर रहे हो, मान लिया, तो सपोज दैट ये आपको वर्टिकल पोजीशन बतानी है, तो आप सपोज दैट सर्वे यहाँ से कर रहे हो, मान लिया यहाँ पे सर्वे कर रहे हो, तो इसकी पोजीशन क्या है, मान लिया H1 पे है, ये जो पॉइंट है आपका दैट इज़ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये कितनी हाइट पे H2, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आप मेज़र कर रहे हो। टू मेजर द वर्टिकल एलिवेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट डील करने वाले हैं दैट इज़ टू फाइंड आउट रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ लाइन। थर्ड पॉइंट है टू फाइंड आउट रिलेटिव डायरेक्शन
डायरेक्शन। अब देखो रिलेटिव डायरेक्शन का मतलब है कि ये पॉइंट इससे कितने एंगल पे है या किस एंगल पे ये है, थीटा पे क्या है, तो ये रिलेटिव डायरेक्शन होता है। दैट इज़ रिलेटिव डायरेक्शन बोल दो, उसको एंगल बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। दैट इज रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ लाइंस by measuring horizontal angles। कौन सा एंगल? horizontal। by measuring horizontal horizontal angles with reference to any arbitrary line, with reference to any arbitrary लाइन। ठीक है, आर्बिट्री लाइन का मतलब है कि किसके रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हो सकता है आप प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, हो सकता है जो आपके मेरिडियन होते हैं, मेरिडियन पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर आप किसी पे एंगल बता रहे हो तो वो एक आपका आर्बिट्री पॉइंट हो जाता है। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में ही आप एंगल बताओगे। ऐसे किसी भी सर्वे करते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस मानना पड़ता है, तो उसे बोला जाता है आर्बिट्रेरी या सहायक लाइन बोल सकते हो। तो मैं बात कर रहा था, जैसे मान लिया कि एक आपकी आर्बिट्री लाइन है, या आपका अर्थ का मान लिया कोई, जैसे अर्थ है, जैसे ये अर्थ है। ठीक, अभी सब शेप वेप के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, पहले तो ऐसे समझ रहे हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो अर्थ का ये जो है पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये आपके मेरिडियंस होते हैं, दैट इज़ मेरिडियंस। ठीक है, ये मेरिडियंस होते हैं। तो इसके यहाँ पे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई लाइन आप खींच रहे हो तो ये कितना एंगल इसके रिस्पेक्ट में बना रही है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रही है, तो दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी पॉइंट। दैट इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ये हो सकता है। ये बात करेंगे जब कंपास आएगा ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से यूज होगा, तो अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट डायरेक्शन। एब्सोल्यूट डायरेक्शन भी बता सकते हैं, टू फाइंड आउट absolute direction by measuring absolute direction by measuring horizontal angles by measuring horizontal angles with respect to that is with reference to या with respect to बात कर सकते हो, with reference to a fixed direction, with reference to a fixed direction। जैसे इसका फिक्स डायरेक्शन है, तो जैसे मान लिया आपको ये मेरिडियन का डायरेक्शन फिक्स है, तो इस मेरिडियन के रिस्पेक्ट में अगर कोई एंगल आप बताते हो θ1 मान लिया, तो ये आपका एब्सोल्यूट डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट डायरेक्शन। और हो सकता है कि आपका कोई आर्बिट्री पॉइंट कहीं पे चूज करते हो, ये पॉइंट आर्बिट्री फिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई फिक्स डायरेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में कोई एंगल बताओगे तो वो एब्सोल्यूट डायरेक्शन बताएगा, और कोई पर्टिकुलर ऐसे ही पॉइंट है जो फिक्स नहीं है, जिसका डायरेक्शन बदल सकता है टाइम के साथ में, तो उसे आर्बिट्री बोल पाओगे। तो ये तो था आपका एम ऑफ पर्पज ऑफ सर्विंग। क्या क्या पर्पज है देख सकते हो, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट्स, मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट। ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट है, सर्वे को भी 1 पॉइंट का नहीं होता, 2 पॉइंट आपको मिनिमम लेना तभी सर्वे हो पाएगा। टू फाइंड आउट द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स, जो भी लाइन है उनका रिलेटिव डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्री पॉइंट्स हो सकता है। टू फाइंड द एब्सोल्यूट डायरेक्शन बाय हॉरिजॉन्टल एंगल्स विद रेफरेंस टू द फिक्स्ड डायरेक्शन। तो फिक्स्ड डायरेक्शन मतलब मेरिडियन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दैट इज मेरिडियन बात कर सकते हैं। अब मेरिडियन क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे, सब पता चलेगा लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा। पहला दिन है, थोड़ा सा धैर्य रखो, धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, व्हाट इज़ द पर्पज़ सम, तो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलो मैं रफ कर रहा हूँ, आपने तो लिख ही लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं, मैंने बताना भूल गया थोड़ा सा। आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जब तक खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, मैं तो नोट्स देने को दे सकता हूँ PDF फॉर्म में, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जो खुद से लिखोगे ना वो बेटर समझ में आएगा, जो खुद से लिखोगे समझ आपको पढ़ते समय वो ज़्यादा याद होगा, इसलिए जो गलतियाँ की वो भी समझ में आएंगी। इसलिए ध्यान रखना ये है कि आपको यहाँ पे नोट्स खुद से बनाने हैं, ठीक है। टाइम लगता है, लगने दो, क्योंकि जब देखिए पढ़ रहे हो तो लिखने में कोई टाइम थोड़ी लगता है। मैंने आपसे बोला जब भी मैं लिखता रहूँ करो, आप मेरे साथ लिखा करो। ऐसा नहीं करना है कि आपको मैं पहले लिख दूँ, समझा दूँ, फिर आप वीडियो रोक के पॉज करके रोक के उसके बाद लिखते तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे मैं जिस पॉइंट को साथ में मेंशन कर रहा हूँ आप मेरे साथ ही मेंशन करते रहो, उससे आपका टाइम बचेगा। जब मैं समझाता हूँ तो आप समझ लिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो हमने अभी तक बात किया, पर्पज और एम की बात किया। अब नेक्स्ट हमारा जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे, ठीक है। दैट इज़ टॉपिक, एम और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा डिफरेंस रहता है। दैट इज़ टॉपिक नंबर 2, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग की बात करें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम सर्वे क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न होना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करते हो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। आप पढ़ाई करते हो उसके पीछे है कि आपको जॉब चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे भी है। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट आपका निकल के आता है, प्रिपेयर अ मैप और प्लान। फर्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर, ठीक है, मैप और प्लान, मैप और प्लान, ठीक है। प्लान मतलब जैसे 2 डायमेंशनल होता है, टॉप व्यू से देखते हैं, प्लान समझ में आता है, जिसकी लेंथ और विड्थ दी हो, 2 डायमेंशन होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लान, ठीक है, दैट इज़ प्लान। तो यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सर्वेइंग क्या रहता है, मान ले सर्वे ऑफ इंडिया है, तो इसने इंडिया का मैप बनाया, तो उसने सर्वे किया होगा तभी जाकर उसने बाउंड्री लोकेट की होगी, कहाँ पे कौन सी नदी है, कहाँ पे किस राज्य की सीमा किससे लगती है, भारत की सीमा किस किस देशों के साथ लगती है, तो वो सारे सर्वे ने किया होगा, फिर जाके इंडिया का मैप निकल के आया है। तो ये मेरा जो है ऑब्जेक्टिव निकल के आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, नहीं तो ऐसे कैसे डिसाइड कर पाओगे कि इसका मैप कहाँ पे है, ठीक है। चल नेक्स्ट निकल के आता है इस्टेब्लिश ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द लैंड। दैट इज इस्टेब्लिश बाउंड्रीज ऑफ लैंड, बाउंड्रीज ऑफ लैंड, इस्टेब्लिश बाउंड्रीज ऑफ लैंड, ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ लैंड आर, या ऐसा भी लिख सकते हो आर
रिवर बॉडी, ठीक है, या कुछ भी ले सकते हो, दैट इज इस्टेब्लिश अ बाउंड्रीज ऑफ लैंड और स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स का मतलब है, यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, रिवर बॉडी। नदियों का भी तो एक सीमा होती है ना, कि भैया ये नदी आपके क्षेत्र में, ये नदी हमारे क्षेत्र में। जैसे नेपाल के बीच में अभी बवाल आया था सुनने में न्यूज़ में, ठीक है, काला पानी का जो बाउंड्री है वहाँ पे आया था। तो वो पहले अंग्रेज़ों के समय में पहले हो चुकी थी, उसकी जो कुछ संधियाँ होती हैं, शायद सुगौली की संधि हुई थी, मुझे लग रहा है 1816 में हुई थी, ठीक है। तो 1816 में जब सुगौली की संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, जीएस का क्वेश्चन है, तो पहले हो गई थी। अब आज समय में कुछ जो है न्यूज़ में आया था कि जो नेपाल है वो जो इंडिया का क्षेत्र है वो अपने मैप में दिखा रहा है, इंडिया जो है नेपाल का क्षेत्र अपने में दिखा रहा है। तो ये जो है उन्होंने अपने संसद में जो है नेपाल ने जो है प्रस्तुत कर दिया था मैप को। तो ये सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा जो काला पानी का जो मतलब वहाँ पे जो काली नदी है एक्चुअली वहाँ पे क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ पे दर्रे पड़ते हैं, जैसे आपका लिपुलेख दर्रा है, ठीक है, और सारे दर्रे पड़ते हैं। तो वहाँ पे दर्रों के बीच में रास्ता जाता है, तो वो सीमा का बाउंड्री का लफड़ा रहता है। तो उसी की बात कर रहा हूँ, स्टेब्लिश बाउंड्रीज ऑफ लैंड, तो वो सर्वे ऑफ इंडिया का ही काम होता है। स्ट्रीम का मतलब जो नदियाँ निकलती हैं उसके किसका क्षेत्र किस में जाएगा। जैसे सिंधु नदी का पानी भारत पाकिस्तान में बटा हुआ है कि 20 से 30% इंडिया यूज़ करेगा, बाकी पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो वो बाउंड्री भी जो है ना किसी देश की सीमा को निर्धारित करती हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे रिवर्स होती है ना, रिवर भी किसी भी देश की जो है बाउंड्री लाइन को बताती हैं कि भैया ये रिवर आपकी तरफ, इतनी रिवर के इधर हम हैं, इतनी रिवर के इधर हम हैं, तो वो बाउंड्री बताती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ मेजर एरिया एंड वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव हमारा निकल के आता है, मेजर एरिया एंड वॉल्यूम। क्या निकालते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट निकल के आती सारी बातें हैं आपकी, दैट इज सेलेक्ट साइट्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। सेलेक्ट साइट फॉर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए जो साइट सुटेबल होती है वो भी जो है सर्वे से ही पता चलता, तो ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव निकल के आता है। नेक्स्ट है सर्वेइंग आल्सो इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉइंट। फोर्थ जो फिफ्थ पॉइंट निकल के आता है, दैट इज सर्वेइंग आल्सो इंक्लूड, सर्वेइंग आल्सो इंक्लूड्स, सर्वेइंग आल्सो इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉइंट्स। जो भी ग्राउंड पे पॉइंट है उनको मैप के ऊपर प्लॉट करना, दैट इज आल्सो सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉइंट ऑन द पॉइंट्स ग्राउंड, दैट इज ग्राउंड ऑन ग्राउंड आर प्रीडिटरमाइंड, आर प्रीडिटरमाइंड, प्रीडिटरमाइंड ऑन द पेपर, ऑन द पेपर। जो मैप बनाते हैं ना उस पर प्री डिटरमाइंड होता है, ऑन द पेपर। तो ये सारे आपके निकल के आते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये बात तो आपको आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो निकल के आता है ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा, फिर है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। उसी का सब पार्ट है जो मैंने हेडिंग बनाई थी, उसी से रिलेट कराते हैं, दैट इज़ उसी का पार्ट है जो उसमें आया था हमारा कि किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेटा को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो न्यूमेरिकली या तो ग्राफिकली। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको बनानी है, दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दैट इज़ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशंस, method of presentation of measurement, इसकी बात करें। या तो ग्राफिकली कर सकते हो या न्यूमेरिकल। जैसे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, पहला है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे प्रदर्शित करना होता है रिप्रेजेंटेशन, तो न्यूमेरिकल है। और दूसरा है ग्राफिकल, दैट इज ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन, दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। दैट इज सपोज दैट, कोई एक दो तरीके से समझा रहा हूँ जो भी आपको समझ में आ जाए। दैट इज एक तो न्यूमेरिकल है और दूसरा आपका क्या है, दैट इज ग्राफिकल है। ग्राफिकल सपोज दैट कि आपको किसी चीज़ को ग्राफिकल बताना है। सपोज दैट एक लाइन है, दैट इज एक लाइन है, दैट इज AB, ठीक है, ये सर्वे है। मान ली AB बराबर जो है 10 किलोमीटर है। कितना है, 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर। अब इसी AB लाइन को मैथमेटिकली अगर लिखना होगा तो मैं ये भी तो लिख सकता था, AB बराबर 10 किलोमीटर। तो ये ग्राफिकली आपको भी समझ में आ रहा है कि एक लाइन बना दी गई है पेपर के ऊपर और दैट इज AB इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल और ये हो गया न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो जो भी आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आपके पास सिचुएशन कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जनरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज डन इन द फॉर्म ऑफ, जनरली नोट करके लिख रहा हूँ, जनरली graphical representation is done for, जनरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज डन फॉर, या तो मैप के लिए करते हैं या तो प्लान व्यू के लिए करते हैं। तो जनरली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज डन फॉर मैप और प्लान, ठीक है, इसके लिए करते हैं, ठीक है। डन इन द फॉर्म ऑफ, डन कहाँ पे लिखा, दैट इज डन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे फिर से लिख लीजिएगा, डन इन द फॉर्म ऑफ मैप और प्लान, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। या तो प्लान में आप डेटा को लिखोगे ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना होगा, या तो मैप के फॉर्म में, क्लियर। चलो, प्लान कब यूज़ करते हैं और ये कब यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्लान अगर आपको यूज़ करना है तो फॉर लार्ज स्केल के लिए यूज़ करते हो। किसके लिए, प्लान इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल, ये ऑब्जेक्टिव बन के आ जाएगा। तो प्लान ध्यान रखिएगा लार्ज स्केल के लिए यूज़ करते हैं, और मैप जो है दैट इज़ स्मॉल स्केल के लिए यूज करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव निकल के आपके आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो प्लान जब यूज़ करना है, जैसे आपको प्लान में रिप्रेजेंटेशन करना है तो वहाँ पे आपको स्केल लार्ज रखना पड़ता है। और आपने मैप में देखा होगा, कभी इंडिया का मैप आपके रूम पे लगा होगा, ठीक है, तो उसमें देख लेना नीचे कहीं पे स्केल को मेजरमेंट दिखाया गया है, ठीक है। दैट इज़ आपने देखा होगा कि स्केल लिखा होगा 1/50,000, तो मतलब वो मैप की स्केल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मैप का स्केल छोटा होता है, और क्योंकि मैप का इसलिए छोटा होता है, मैं समझाता हूँ क्यों छोटा होता है, उसके पीछे रीज़न समझो। सपोज दैट कि आपको इंडिया का मैप दिखाना है और इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो आपको पता है वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना है, लगभग 2.4% है ऐसे आसपास, ठीक है। तो 7वें नंबर पे इंडिया आता है पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल में। पहले नंबर पे तो आपको पता होगा शायद, पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे USA है, चौथे पे ब्राज़ील है, पहले नंबर पे आपका आता है दैट इज़ रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद में USA, उसके बाद में चाइना, उसके 5वें नंबर पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे इंडिया। इस तरीके से क्रम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन GS में भी मिल जाएगा। तो इतने बड़े मैप को आपको देखा होगा कि इंडिया के मैप पे सारे राज्यों को, 29 राज्यों को दिखा दिया गया है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि वहाँ पे मैप को दिखाना है, तो आपको स्केल छोटा नहीं रखोगे तो सारा चीज़ डिफाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए स्केल को आपको छोटा रखना पड़ता है। तो सारी चीज़ को एक्चुअली रिप्रेजेंट करना होता है। अब प्लान का मतलब जैसे सपोज दैट आपको मकान बनवाना है, तो प्लान आपने देखा कि भैया हाँ ये वाल है, ये दरवाज़ा है, ये विंडो है और यहाँ पे ये बनना है, तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्लान में आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखानी होती जितनी मैप में दिखानी होती है, इसलिए स्केल को बड़ा कर देते हैं। और हमको प्लान को समझना भी होता है, क्योंकि जैसे सपोज दैट आप घर बनवाते हो तो उस प्लान को अच्छे से समझने के लिए हमको जो है एक मिस्त्री को देना है, घर बनाना है, तो मिस्त्री समझ के देख के बता सकता है। बट मैप में इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है ना, उसको समझ में नहीं आता, क्यों? स्केल बहुत छोटा रहता है। तो इस वजह से मैप का स्केल स्मॉल रखता है और इसका स्केल लार्ज रहता है, ठीक। इसका स्केल हो सकता है 1/50 हो, 1/500, इसका 1/50,000 हो सकता है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करके एक और पॉइंट मेंशन करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, दैट इज़ सेकेंड पॉइंट है, दैट इज़ नोट पॉइंट करके मेंशन करते हैं, दैट इज़ नोट, ठीक है। नोट पॉइंट में हम लोग मेंशन करने वाले हैं दैट इज़ वर्टिकल डिस्टेंसेस कैन बी,
vertical distances can be shown with the help of contours और स्पॉट लेवल का मतलब क्या होता है, मैं मेंशन कर देता हूँ ब्रैकेट में, दैट इज स्पॉट लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स। स्पॉट लेवल का मतलब होता है लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, लेवल ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेवल ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स। हर एक पॉइंट का अलग अलग जो लेवल होगा उसे बोला जाता है स्पॉट लेवल। तो अगर आपको वर्टिकल डिस्टेंसेस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ कंटूर के माध्यम से उसका आरएल बता देते हैं। जैसे उसका आरएल सपोज दैट इस माउंटेन का जो पॉइंट्स हैं आरएल है वो इसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतने पे है, इतने रिस्पेक्ट में है, तो उसको कंटूर के माध्यम से हम लोग जो है दिखा देते हैं। अब कंटूरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चल, कंटूर इज़ अ इमेजिनरी लाइन, मैं लिख देता हूँ कंटूर, यहीं पे लिख देता हूँ, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। कंटूर इज़ अ, एक इमेजिनरी लाइन होती है, दैट इज़ कंटूर इज़ एन imaginary line joining of contour is a line joining points of same elevation या equal elevation। जिन लाइनों का एलिवेशन समान होगा उनको ज्वाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कंटूर। जैसे सपोज दैट 4 पॉइंट मान लेना हो, एक इधर पॉइंट है, एक इधर पॉइंट है, एक इधर पॉइंट है, और सारे का जो है मान लेते हैं इन पॉइंट्स का एलिवेशन बराबर है ग्राउंड से, तो इनको ज्वाइन करोगे तो कंटूर बन जाएगा। ऐसे एक अंदर कंटूर बन जाएगा, एक अंदर कंटूर बन जाएगा, तो इस तरीके से कंटूर बनते हैं। तो सपोज दैट कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट इधर है, तो ग्राउंड से अगर सेम लाइन ऑफ एलिवेशन पे है तो उनको ज्वाइन करने पर जो लाइन बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड कंटूर, दैट इज कॉल्ड कंटूर, ठीक है। चल, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़, ये तो कंटूर हो गया। दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ दैट इज़ स्पॉट लाइन के बारे में बात करें। स्पॉट लेवल्स आर हाइट, स्पॉट लेवल्स आर हाइट ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स। ध्यान रखने वाली बात ये है, कंटूर में कई सारे पॉइंट ज्वाइन हो जाते हैं, बट स्पॉट लेवल्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकेले पॉइंट की हाइट बताई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉट लेवल। कंटूर्स गिव्स बेटर विजुअलाइजेशन, यहाँ पे नोट करके मेंशन कर देता हूँ, कंटूर्स, दैट इज कंटूर गिव्स बेटर, contour gives better visualization ठीक है, विजुलाइजेशन, दैट इज विजुलाइजेशन ऑफ एरिया गेट, मतलब आपको अच्छे से विजुलाइज होगा कंटूर अगर बना होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझें, अगर कोई पॉन्ड है, कोई रिवर है, कोई लेक है, तो एग्जाम्पल पॉन्ड्स, रिवर्स, झील, लेक, तो इनके बारे में अगर आपका कंटूर है तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, स्पॉट लेवल से उतना बेटर विजुलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। वैली, ठीक है, उसके बाद में हिल्स एटसेट्रा, ये सारी बातें निकल के आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम लोग जो बात करेंगे, जो भी अगला टॉपिक हमारा होगा, ठीक है। अभी ये पहला लेक्चर है, धीरे धीरे हम लोग अपनी भूमिका बना लेते हैं, धीरे धीरे समझेंगे, फिर अपने लेक्चर को थोड़ा सा बढ़ाते चले जाएंगे, टाइमिंग भी बढ़ाते चले जाएंगे। ये पहला लेक्चर था, इस वजह से बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे कवर करेंगे। पहले तो ये समझ में आया बेसिक, एक बार आपको ब्रॉड थीम समझ में आ गई, फिर अगले लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे ना,
वहाँ पे बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि जो बेसिक डिफिनीशंस आती हैं उनका मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए जो इस लेक्चर में हमने बात की, क्या क्या बात की, सिलेबस को समझा, वेटेज को समझा, ठीक है, उसके बाद बेसिक डिफिनीशन ऑफ सर्वेइंग को समझा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, पर्पस क्या थे, पर्पस के बाद में हमने ये देखा कि जो मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट है उसको हमने देखा, ठीक है। तो सबके बारे में हमने यहाँ पे बात की, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे ना, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेवल सरफेस क्या होता है, अर्थ का शेप कैसा है, वो सारी चीज़ें अगले लेक्चर में आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे जैसे हम समझते जाएंगे अपने लेवल को, धीरे धीरे टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, उसमें फिर लेक्चर आपको 1.5 घंटे का, फिर 2 घंटे का भी लेक्चर मिलेगा। अभी पहला दिन है इसलिए लेक्चर को थोड़ा सा धीरे धीरे कंटिन्यूअस करते हैं, आपको भी समझ में आएगा। सर्वे कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो जितना अच्छे से समझा सकता हूँ उतना बेटर तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे सॉइल पढ़ाया गया, कोशिश यही रहेगी मेरी कि सॉइल जैसा ही सब्जेक्ट आपको दिया जाए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, नोट्स ज़रूर बनाना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि खुद के नोट्स अच्छे होते हैं। जितना बनाना, देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि शुरुआत में हम नोट्स नहीं बना रहे हैं बाद में बना लेंगे। भले एक लेक्चर पढ़ना, नोट्स ज़रूर बनाना, बाद में लेक्चर कभी कवर करना, बाद में भी देखना, तो बाद में नोट्स उसी कंटिन्यूएशन में कर लेना। मान लिया कि आपके पास टाइम कम बचा है, मान लिया मैंने 50-60 लेक्चर पढ़ाए, तो शुरुआत में आपने 20-30 बचाए, बाद में टाइम कम बचा है तो छोड़ भी सकते हो, बाद में कभी कवर कर लेना नोट्स बनाने के लिए, लेकिन शुरुआत के नोट्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो शुरुआत से बनाना शुरू करो और लास्ट तक बनाते जाओ, धीरे धीरे कंटिन्यूअस ये प्रोसेस करते जाओ। तो आज के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, आई लव यू एंड हैप्पी लर्निंग।